थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत टू यू एंड योर कंप्लीट फैमिली। देखिए रिमार्केबल अचीवमेंट होती है। विनीत ऑल इंडिया रैंक 1 सिविल इंजीनियरिंग, राइट? इतना आसान नहीं है ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 लाना। इट्स अ बिग जर्नी। थैंक यू सर। ठीक है, गाइड देम इन अ वे कि क्या करें क्या ना करें, राइट? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज नॉट अ स्मॉल जर्नी, इट्स अ बिग जर्नी। एवरी मोमेंट यू आर गोइंग टू डिमोटिवेट योरसेल्फ, ऐसे ही रहता है। यस है ना? सर। तो टेक अ पॉजिटिव पॉइंट्स। एप्लीकेशन में डिफर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सब की जो फिलॉसफी होती है, जो रूट्स होते हैं, वो सब सेम होते हैं। मेथड ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड करता है ना? भाई आपकी कुछ स्ट्रेंथ अलग है, इनकी कुछ स्ट्रेंथ अलग है, तो आप उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं टू हैव अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दैट्स ऑन योर पार्ट, राइट? चलो बेटा आप कंटिन्यू करो। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं तो ऑलमोस्ट तुम सबसे छोटा ही हूँ, तो पहले ही इंटरेक्शन है तो मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ विनीत जैन, आई हैव पास्ड आउट दिस ईयर ओनली फ्रॉम IIT पालक्कड़ इन केरला, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। गेट में मेरा 2022 में 28th रैंक आई थी, जिस साल मैं थर्ड ईयर में था, और फाइनल ईयर में मेरी 11th रैंक थी सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। तो पहले मार्कर कहाँ है, मतलब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसको मैं लिख लेता हूँ, फिर उसको मैं बाद में वो कर दूंगा कि तो किसी किसी के क्वेश्चन है तो पहले ही पूछ लो थोड़े थोड़े। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। GS, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स मैंने भी नहीं बनाए थे, किसी पुराने साल के टॉपर के उठा लिए थे और वही प्रिंट आउट करा के वही पढ़े थे। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद लास्ट 2 मंथ। और कुछ हो गया? तो पहले मैं बता देता हूँ कि मतलब वो तो सबको पता ही होगा कि गेट और ESC में क्या फर्क है। गेट तो एक तरह से शॉर्ट एग्जाम हो गया, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रोसेस ही 1 साल ले लेता है। तो इसके थ्रू आउट हमको अपना जो कॉन्फिडेंस है और जो मतलब कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करनी है कि अगर प्रीलिम्स में अच्छा नहीं हुआ तो मेंस में ट्राई करेंगे अच्छा करने का, और मेंस में अच्छा नहीं हुआ तो इंटरव्यू में ट्राई करेंगे। पर मतलब ट्राई तो स्टार्टिंग से करना है, क्योंकि मैंने कल अपने प्रीलिम्स के नंबर बनाए हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो मेरे GS में इस साल 103 मार्क्स बन रहे हैं, और अराउंड टोटल मिला के 310 के करीब नंबर बन रहे हैं। तो अगर प्री को हम सोच रहे हैं कि जस्ट मेरे को कट ऑफ क्लियर करना है तो सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। तो प्री को भी स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करें, टारगेट रखें कि सिविल की बात करें तो 300 के करीब की, हम 300 के करीब अटेन कर लें अपना। दस सब्जेक्ट्स हैं, सब नहीं पढ़ने, पहले बता देता हूँ। हमको कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स तो ऐसे देखने हैं कि जिसमें हम अच्छे से सारी चीजें करें, जिसके PYQs भी लगाएं, क्वेश्चंस भी लगाएं, और बाकी के जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं उसके बस नोट्स को 1-2 बार ऐसे ही बस पढ़ लें, ताकि अगर उसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हम टिक कर दें। क्योंकि सिविल इंजीनियर के लिए मटेरियल साइंस ICT थोड़ा टफ पड़ जाता है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, पर जैसे टाइम भी कम बच रहा है तो कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स में बता देता हूँ जो कि हमको करनी है। तो मैथ्स, FT, एनवायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिसेस, एथिक्स, और कौन सा ड्राइंग, मतलब मुझे थोड़ा टफ पड़ा था, मैंने बस उसका सेफ्टी वाला पार्ट और डिजाइन वाला पार्ट थोड़ा पढ़ लिया था। ठीक है, और इसके अलावा जो बचे ICT, मटेरियल साइंस हो गए। हाँ, करंट अफेयर्स तो इधर ही रखो यार, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मेरे हिसाब से फायदा है नहीं ज्यादा, क्योंकि इसमें जितना इनपुट दोगे उसके हिसाब से आउटपुट नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज GS में
है वो है कि तुमको मिनिमम 75 to 80 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर तुम अटेम्प्ट ही 40-50 क्वेश्चंस कर रहे हो तो जीएस में नंबर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो मिनिमम 75 to 80 प्लस। तुमको इसमें चांसेस भी लेने हैं, एलिमिनेशन भी करना है। जो 50-50 वाले क्वेश्चन है कि इसमें भी तुमको चांस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस साल अराउंड 80 के करीब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जो मैंने आंसर की मिलाई थी कोचिंग के, उससे मेरे अराउंड 85 के नंबर बन रहे थे, 85 to 90। पर कल यूपीएससी की आंसर की आई है, इसमें मेरे 103 नंबर बन रहे हैं। तो आई थिंक ये ठीक ठाक नंबर है। इस साल का जीएस का पेपर कह रहे थे कि काफी टफ है, तो उस हिसाब से तो ये दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो 75 से 80 के प्लस क्वेश्चन करने हैं, ये वाले सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं, और इन सब्जेक्ट की बस रीडिंग 1-2 बार नोट्स की लगा लेनी है, ठीक है। इन सब्जेक्ट के नोट्स, क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज वो सब देना है। तो ये हो गया जीएस का पार्ट। इसमें कुछ और जीएस में कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। रिवीजन ना ऐसे करना है जीएस का कि जैसे तुम लोग सुबह उठते हो तो 1 से 2 घंटा जीएस के जो भी तुम्हारे नोट्स हैं या स्लाइड लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो स्लाइड्स, वरना जो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको बस एक बार गो थ्रू हो जाओ। बस उसी को रोज 1 से 2 घंटा गो थ्रू होना है। उसमें ऐसा है कि जैसे इस साल कई क्वेश्चन आए थे 6 सिग्मा से रिलेटेड, अब वो क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही टिक करने का था। तो अगर तुमने वो ये नहीं पढ़ा कि 6 सिग्मा क्या है, इसमें कुछ वो प्रोबेबिलिटी होती है 99 पॉइंट समथिंग, अगर तुम्हें वही नहीं पता तो तुम इसको कर ही नहीं सकते। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे हर साल हर सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जितने भी तुम्हारे सुबह बस ये हैबिट बना लो कि सुबह 1 से 2 घंटा मेरे को जीएस देना है और उसकी बस रीडिंग लगानी है। ये नहीं है कि उसके रट्टे लगाने हैं, बस रीडिंग लगानी है। पेपर तक वो एक तरह से याद ही हो जाएगा तुमको सब। तो ये चीज जीएस में हो गई। और कुछ जीएस से रिलेटेड? मैंने तो स्लाइड्स पीपीटी वगैरह पढ़ी थी। नोट्स जीएस का मुझे बनाने का इतना मतलब बेनिफिट नहीं लगा, तो वो अपने ऊपर है, मैंने नहीं बनाए थे। नहीं, न्यूमेरिकल अपने सिविल से रिलेटेड कोई है तो वो कर लो। आईसीटी वगैरह के न्यूमेरिकल इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो वैसे भी सोल्व नहीं होंगे पेपर में जाके। तो जीएस से मूव करें टेक्निकल। और एक और चीज है कि ये सोचना है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने हैं? हुआ है, और मतलब रिपीटर्स जो 1-2 बार दे चुका है, ठीक है। तो जितने भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं यही सोचना है यही लास्ट अटेम्प्ट है। अगर ये सोचोगे तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। वरना फिर तुम डिले पड़ जाओगे कि मतलब और चांसेस हैं और अटेम्प्ट हैं। तो यही सोचना है कि यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसी में निकालना है। मतलब जब तक डू और डाई सिचुएशन नहीं आती तब तक पढ़ते तो है नहीं कोई। तो डू और डाई सिचुएशन ही क्रिएट करो लास्ट तक। मतलब अगर किस दिन पेपर है? 18 फेब को है, हाँ, तो 17 फेब तक पढ़ते ही रहना है। ये नहीं कि 10 फेब तक पढ़े चलो 7 दिन मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 17 फरवरी तक पढ़ना है, 18 फरवरी को पेपर में अच्छे से घर करना है। तो अब आ जाए टेक्निकल पे। इसमें अराउंड 14-15 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें भी अब इसका टेक्निकल गेट के टेक्निकल से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें वेटेज डिफाइंड होती है ऑलमोस्ट, इसमें वेटेज डिफाइंड नहीं है। तो इसमें हमको ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट इक्वली अच्छे से करने हैं। कुछ सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, वो जैसे लास्ट के हो गए वेट टनल वगैरह, मतलब उनको एक बार नोट्स, शॉर्ट नोट्स कुछ एक बार बस गो थ्रू हो जाओ। अगर कुछ आ गया, जैसे उसमें कुछ कहते हैं लीनियर प्लेट मेथड वगैरह, ये सब होता है, तो इसका बस ओवरव्यू तुमको पता होना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने हैं। तो इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अब ये इसमें ना मतलब काफी मुझे तो दिक्कत होती थी, शायद तुम लोगों को भी होती है, जो लास्ट में मतलब इसके शुरू के 2 चैप्टर तो आसानी से हो जाते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक। इसके बाद जो आता है हाईवे मटेरियल्स, पेमेंट भी ठीक ठाक है, पेमेंट में कोई इशू नहीं है। पर पेमेंट की अगर तुम ईएससी के पीवाईक्यू देखोगे तो ऊपर से जाते हैं, 60 to 70% क्वेश्चन ऊपर से जाएंगे, वो कुछ भी पूछ लेता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से करो। ये गेट के लिए ठीक है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पर अगर तुम इसमें ईएससी की बात करो तो ईएससी में इसके बस पीवाईक्यू को 2-3 बार पढ़ लो, तो वो अगर उसमें से रिपीट हो गया क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया था इसमें। हाईवे मटेरियल्स ये भी बेकार सब्जेक्ट है,
मतलब टॉपिक है, तो इसको भी इतना ध्यान नहीं देना, बस इसके पीवाईक्यू को एक दो बार देख लो, काम हो जाएगा। तो ये इसका हो गया। बाकी एफएम मेरे को दिक्कत होती थी थोड़ी बहुत, जो मतलब शुरू के 6-7 सब्जेक्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से बन जाएंगे, पर उसके बाद दिक्कत आनी स्टार्ट होती है जब थोड़ा बाउंड्री लेयर में वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब पूछने लगता है। तो इसमें भी तुम ओसीएफ तो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ओसीएफ से मिनिमम 4-5 क्वेश्चन तो आएंगी, और एफएम के ट्राई करो कि ऑलमोस्ट शुरू के सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लो, टिल टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, जब तक वहां तक आता है वो अच्छे से कर लो। कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? इसके अलावा कौन सा लगता है तुमको कि इंपॉर्टेंट है? स्टील से मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है। मतलब स्टील का अगर मैं बात करूं प्री की, तो मैं बस कंप्रेशन मेंबर तक थोड़ा बहुत पढ़ के चला गया था, उसके बाद के क्वेश्चंस नहीं होते थे मेरे से। तो मतलब ये शायद इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, तो अपने हिसाब से इसको देख लेना। स्ट्रक्चर ठीक है, हाँ प्री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, पर स्ट्रक्चर ठीक है, प्री के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और हाँ बीएमसी तो भूल गए। बीएमसी को आदत बना लो कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसके नोट्स पढ़ने हैं, मतलब अगर इसके नोट्स भूल गए तो खत्म है खेल। बीएमसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीपीएम पार्ट, इसको भी ट्राई करो कि इसमें जो थियोरेटिकल पार्ट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह, इसमें कुछ ना आजकल अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और अभी टाइम भी नहीं है टाइम वेस्ट करने का, तो इसमें पीवाईक्यूज ही जितने हो सके उतने लगाओ। अब मैं बता देता हूं कि प्री में मैंने क्या किया था। मैंने कोई भी थर्ड चीज फॉलो नहीं करी थी, मैंने बस अपने क्लास नोट्स, अपने पीवाईक्यूज और टेस्ट कोई ऑनलाइन मत दे देना ईएससी का, तो क्योंकि मैं तो कॉलेज में था, सेंटर पे आके मैं नहीं दे पाता था, तो मैं क्या करता था, मिल जाते हैं पुराने साल के टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं, 2018 से मैंने 2022 तक के टेस्ट पेपर्स मंगा के प्रिंट आउट करके वो 3 घंटा बैठ के वैसे देता था। तो मैंने अराउंड पेपर से पहले 20 के करीब 20 से 25 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए थे जी, इसके टेक्निकल के। जीएस के मैं ज्यादा टेस्ट देता नहीं था, तो फुल लेंथ टेस्ट दे देते। तो तुम भी ट्राई करो कि अगर इस साल के टेस्ट तुम्हारे कंप्लीट हो जाएं, तो पुराने साल के टेस्ट पेपर्स आसानी से मिल जाते हैं, उनको प्रिंट करा के घर पे बैठ के उनको दो, तो जितने तुम टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम टेस्ट दो और उसको 3 घंटा टेस्ट दो और फिर 4-5 घंटे बैठ के उसको एनालाइज करो। तुम टेस्ट दे रहे हो तो बेसिकली तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। तो मैंने इस बार पेपर अटेम्प्ट इस तरह से किया था कि जब मैं पेपर में गया तो पहले मैंने 1 घंटे में पूरा पेपर कर लिया, मेरा 1 घंटा लगा था पूरा पेपर होने में। उसमें मैंने 150 में से लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस जो देखते ही टिक कर देते हैं ये कर लिए। और फिर इस साल का पेपर किसी ने देखा है प्री का? इस बार काफी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो कि काफी लेंथी न्यूमेरिकल्स थे, तो जो मेरे पास 2 घंटे बचे थे उसमें सिर्फ मैं वे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को सोल्व किया था, तो काफी अच्छे से मेरा अटेम्प्ट हो गया था। अराउंड मेरे 205 से 210 नंबर बन रहे हैं, थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स भी हुई है पर ठीक ठाक नंबर है प्री के हिसाब से। तो ट्राई करो कि जितने तुम टेस्ट दे सको, और कोई भी थर्ड बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फॉलो करना। एक मेडिसी की बुक आती है 3200, हाँ ये क्वेश्चन इसमें क्या है, मतलब मैंने इसको कई बार 1-2 बार लगाया था, तो इसमें ऑलमोस्ट तो पीवाईक्यूज ही हैं। कोई किसी ने बुक अगर ट्राई करी हो तो ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज हैं। इसको तुम प्री से 1 महीना पहले स्टार्ट कर सकते हो करना। तो इसमें क्या है कि अगर सोइल में 800 क्वेश्चंस हैं तो उस 800 क्वेश्चंस को इसमें 200 क्वेश्चंस में कंसोलिडेट कर रखा है, तो इसको अगर तुम 2-3 बार प्री से पहले लगा लोगे, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में, तो उसको कर लेना। तो ट्राई करो कि अपना जो रिवीजन शेड्यूल है वो इस तरह से बनाओ कि जैसे पिछली रात है तो उस दिन लिख लो कि मेरे को अगले दिन क्या करना है, ठीक है। और ये मत करो कि मेरे को सिर्फ अगले दिन सोइल पढ़नी है। तो शुरू में क्या करो, सोइल के 3 मैंने ये करा था, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, शुरू के 3-4 चैप्टर सोइल के कर लिए, उसके बाद सोम के 2-3 चैप्टर कर लिए। अब इसमें तुम चैप्टर पढ़ सकते हो, मतलब जो नोट्स हैं, या फिर पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो। अब अगर इसके तुम नोट्स पढ़ रहे हो, इसके पीवाईक्यू सोल्व कर लो। तो एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स के रिवीजन में करता था, तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट 3-4 दिन में या 4-5 दिन में पूरा ऑलमोस्ट पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज हो जाता था। अब अगर तुम एक सब्जेक्ट को 1 हफ्ता दे रहे हो कि सोइल का एक चैप्टर लगाया, फिर उसका 1 चैप्टर लगाया, तो इस तरह से एक ही रिवीजन होगा तुम्हारा पेपर से। पर अगर तुम ऐसे मल्टीपल रिवीजन्स करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जब तक पेपर आएगा तुम पूरा का पूरा सब्जेक्ट 5 से 6 टाइम्स तक आराम से रिवाइज कर लोगे।
और जब तुम इतना ज्यादा बार सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे रेदर देन कि तुम अलग अलग सोर्स से क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो तुम्हारे वो एक्यूरेसी पेपर में भी दिखेगी। तो तुम देखते ही क्वेश्चंस लगा लोगे कि मतलब ऐसा होता है ना कि अगर तुम सोम के लिए 3-4 चीजें फॉलो कर रहे हो, तुम इसकी बुक भी आती हो, कौन सी है वो, शिंको, टेमो शिंको, हाँ वही, तो अगर वो लगा रहे हो, फिर दूसरी इसके पीवाईक्यूज भी लगा रहे हो, फिर कोई वर्कबुक भी लगा रहे हो, तो तुम चलो इसके लिए तो कर लोगे, पर जो बाकी 13 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए नहीं हो पाएगा। तो तुमको क्या करना है, एक ही सोर्स पकड़ना है, इसको सबके लिए कई बार करना है। तो उससे मतलब मेरे को काफी इफेक्टिव लगा था वो। टेक्निकल में और कुछ नहीं, वर्कबुक तब लगाओ जब तुमने पीवाईक्यू 2 से 3 बार लगा लियो, और ये भी पूरे मतलब रिलीजियसली लगाना है इनको, कि ये नहीं कि क्वेश्चन देखा समझ नहीं आया तो आंसर देख लिया, ऐसे नहीं करना। तो फिर उसके बाद वर्कबुक बेसिकली पीवाईक्यूज हैं, उसमें 1-2 फालतू इधर उधर के क्वेश्चंस हैं, बाकी पीवाईक्यूज ही हैं। उसको फिर तुम बाद में पेपर के बाद मतलब पेपर से पहले थोड़ा सा पहले लगा सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मतलब जनरली नोट्स पर डायरेक्टली नहीं होते, उनके लिए कोई सजेशन? तो उसमें तो एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो ट्राई करो, वरना तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब इसमें टेक्निकल में ज्यादा तुक्के नहीं मारने, जीएस में थोड़े बहुत मार सकते हैं, पर टेक्निकल में ज्यादा मतलब एलिमिनेशन ही यूज करना है मोस्टली। हाँ, असर्शन रीजन के लिए ना जो मैंने बताया है फुल लेंथ टेस्ट, जब तुम ये दोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारा जो माइंड कनेक्शन है वो कैसा है। कि मतलब ऐसा होता है ना असर्शन रीजन में कोई आंसर देख के पता नहीं लग चलता, पर जब तुम उसको 2-3 बार पढ़ लेते हो तो खुद वो क्वेश्चन और जो स्टेटमेंट है वो सेंस बनाने लगता है। तो जब तुम इतने ज्यादा टेस्ट दे दोगे तो वो तुम्हारा जो माइंड है वो इसी तरह से ट्रेन हो जाएगा कि तुम पेपर में जाके भी असर्शन रीजन ऑलमोस्ट ठीक करोगे। इस बार शायद 10 के करीब आए थे मेरे, ऑलमोस्ट 8-9 के करीब ठीक है इसमें से। तो वो टेस्ट ही जितने तुम ज्यादा दोगे, अब फुल लेंथ टेस्ट ही दो, पार्ट टेस्ट मेरे हिसाब से अभी रहने दो। फुल लेंथ टेस्ट चाहे कोचिंग में चलते रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने इतने मिनिमम 15 फुल लेंथ टेस्ट ट्राई करो कि पेपर से पहले हो जाए, हर ऑल्टरनेट डे पे फुल लेंथ टेस्ट दो। और कुछ टेक्निकल में मैंने ना एक्चुअली अपने 3rd ईयर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे को 2022 में 28th रैंक आ गई थी। तो मेरा गेट का था कि चलो गेट तो मेरा हो गया। इसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट था टेक्निकल वाला, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे बीएमसी, इरिगेशन, वो मैंने इस साल पढ़े हैं 23 में। पर अगर मतलब गेट और ईएससी के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो यही है कि एक मतलब मोस्टली तो जीएससी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज एक साथ ही पढ़ा रहे होंगे, गेट का और ईएससी का कुछ सेपरेट तो होता नहीं। तो वो ये 1 से 2 घंटे जीएस पढ़ो, बस वही एक एक्स्ट्रा है, और इतना तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा अगर ईएससी निकालना है, तो वो तो देखना ही पड़ेगा। और कुछ टेस्ट है, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे कैलकुलेशन उतनी बढ़ेगी। मतलब मैं क्वेश्चंस लगाते टाइम तो कैलकुलेटर यूज करता था, अगर मैं घर पे वैसे पीवाईक्यू लगा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अगर 200 क्वेश्चन लगाने हैं सब हाथ से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। पर टेस्ट में रिलीजियसली फॉलो करो कि मैनुअल कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर यूज ना करें। और सब फिर सबका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, मतलब है ना, कोई डाउट नहीं है। तो एक बार कोर्स खत्म होने के बाद डेली शेड्यूल फॉर रिवीजन एंड टेस्ट? नहीं, कोर्स खत्म होने का वेट ही नहीं करना है रिवीजन के लिए, ये तो दिक्कत है। कोर्स के साथ ही रिवीजन करना है। और कुछ टेक्निकल में आरसीसी का भी वही है भाई, जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यू रिपीट होंगे मैक्सिमम, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देंगे, वरना 80 to 90% पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू जितनी बार तुम आरसीसी, मैंने बहुत बार आरसीसी मतलब मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 टाइम्स पूरे आरसीसी के पीवाईक्यूज लगा लेते शुरू के सब्जेक्ट के। लास्ट के वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह वो मेरा थोड़ा वीक था, पर ऑल शुरू के स्लैब्स तक, फुटिंग तक ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा था, मतलब आप लोगों के पास इतना नहीं है, तो 3 से 4 टाइम तो मिनिमम ट्राई करो कि, क्योंकि उसमें जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगता। तो पीवाईक्यू ही है, जितनी बार तुम लगा सको उसको। और शॉर्ट नोट्स का ऐसा है कि एक मेडिजी की वो आती है हैंडबुक, उसमें ना क्या कर सकते हो कि काफी कुछ तो उसमें दे रखा है, पर जो तुम्हें लगे उसी में थोड़ा शॉर्ट में उसमें लिख लो, तो वो एक तरह से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ही बन जाएंगे। अगर किसी ने बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स तो बहुत बढ़िया, उसी से ले लो। मतलब वैसे देते नहीं लोग शॉर्ट नोट्स थोड़े, पर ट्राई करो कि मिल जाए तो उसी से पढ़ लो, वरना मेरे से नहीं बनाए जाते थे, मैं पूरे नोट्स लिख देता था शॉर्ट नोट्स में, तो वो शॉर्ट नोट्स ही लॉन्ग नोट्स हो जाते थे। तो फिर मैं फिर वही। और कुछ टेक्निकल में नोट्स
एनवायरनमेंट में शॉर्ट नोट्स काम नहीं करेंगे, नोट्स जितने तुम पढ़ोगे एनवायरनमेंट में वही काम आएगा। मैं भी हर साल क्लास तो दे नहीं रहा, ऐसे खड़े होके, तो फर्स्ट टाइम है तो ऐसे कुछ मिस हो जाए तो खुद ही तुम लोग पूछ लेना, ठीक है। तो वही सीन है। मेंस, अब कई लोग क्या करते हैं, मेंस की तैयारी प्री के साथ ही करते हैं। मैंने क्या करा था कि 2-3 सब्जेक्ट जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे उसके जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था तो उसके मैंने ईएससी के मेंस के क्वेश्चंस लगा लिए थे, जैसे सोइल के, सोम के, एनवायरनमेंट के। पर वरना मैंने जो 4 महीने थे उसी में मेंस का इनका बैच होता है वो ज्वाइन कर लिया था। उसके साथ मैंने बस ईएससी के और सीएससी के पीवाईक्यूज मतलब 3 से 4 टाइम ये बार बार लगाए थे। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें पढ़ना नहीं है बस क्वेश्चन को कि पढ़ लिया, देख लिया, सॉल्यूशन हो गया। इसमें जितने तुम रजिस्टर भर सको, ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखूं, छोड़, जितने रजिस्टर भर सको उतने रजिस्टर भरने, यानी पेज बचाने हैं, फिर अगले साल ये अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो जितने तुम ट्राई करो, इसमें जितनी बार तुम पीवाईक्यूज लगा सको उतनी बार लगाने हैं। पर मैंने एक वीडियो में ये भी बोला है कि मैंने टेस्ट नहीं दिए, वो सही बात है, मैंने टेस्ट नहीं दिए थे मेंस के। मैंने क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा बीटेक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी था और कोर्सेज भी थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं टेस्ट दे पाऊं। पर टेस्ट देने हैं, मतलब इस साल वो तो लकीली पेपर थोड़ा मेंस का ठीक ठाक आ गया, तो वरना तो दिक्कत हो जाती। फिर टेस्ट देने हैं मेंस के, मतलब यहाँ तुम तो ज्वाइन कर रखे हो तो दोगे टेस्ट। तो मेंस के टेस्ट ईएससी के और सीएससी के पीवाईक्यूज 3 से 4 टाइम मिनिमम, और टेस्ट जितना हो सके। और मेंस में क्या करते हैं, बस बहुत है, इतना बहुत है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट रिपीट ही होता है मेंस में, ज्यादा इतना फर्क नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। मेरे से स्टील नहीं बनता बिल्कुल भी मेंस का। जो वे कंप्रेशन मेंबर में लेसिंग हो गया, उसमें लेसिंग में डबल लेसिंग है, सिंगल लेसिंग है, फिर बैटन है, बैटन भी चलो लेसिंग हो जाएगा पर बैटन नहीं होता। फिर बाद में जो गैंट्री गटर वगैरह है, चलो 1-2 सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता रैंक पे, पर मतलब ट्राई करो कि जितना हो पाए सारा तुम ये अटेम्प्ट कर लो। और अटेम्प्ट इसमें अच्छा रखना है, मतलब मेरा इस बार 552 का अटेम्प्ट था 600 में से, अभी पता नहीं कितने आएंगे, देखते हैं। और कुछ मेंस में पूछना है, यही इसमें मेंस में 4 महीने में इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे। ये 2-3-4 बार ही करोगे। जो तुम्हारी क्लास है, मेंस का बैच है, उसके क्वेश्चन से एटलीस्ट 2-3 बार ट्राई करो लगाने के। और जो टेस्ट सीरीज है ये रिलीजियसली फॉलो करो, ठीक है। 1-2 मतलब इधर उधर की सब जगह की ट्राई, दो जगह की मिनिमम लगा लो और ट्राई करो, फुल लेंथ टेस्ट ही दो। और इसमें ना डिमोटिवेट नहीं होना। मेरे साथ इस साल क्या हुआ था, इन मतलब टेस्ट सीरीज में क्या हो जाता है, कई बार जो 25-25 नंबर के क्वेश्चन को 10 नंबर का देते हैं, और उसमें भी 2 पार्ट दे देंगे एक क्वेश्चन में, तो उससे डिमोटिवेशन इतना था कि इसलिए मैंने टेस्ट ही नहीं दी इस साल, कि मैं नहीं दे रहा टेस्ट। और फिर मैंने पीवाईक्यू को जो प्रिंट करा के उसको 2-3 बार मैंने सोल्व किया, तो उसी से मेरा मतलब ठीक ठाक इस बार हो गया। पर टेस्ट ट्राई करो देने का, ठीक है। और कुछ मेंस में पूछना है? वैसे अभी तो प्री पास आ रहा है, पर फिर भी मेंस का कुछ पूछना हो किसी को तो। आंसर कैसे कंसोलिडेट करना है, मतलब सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं और जैसे गिवन स्पेस में। नहीं, सारे पॉइंट तो तुम कवर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। पर मतलब वहां पे याद ही नहीं आएगा तुमको, इतना टाइम ही नहीं होता कि तुम सारे आंसर तुम पॉइंट लिख लो। तुम एटलीस्ट अगर मतलब कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी बनाओ, फिर कंक्लूजन लिखो, इतना टाइम ही नहीं होता। तुम कहां से लिख लोगे कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन? वो पोइट्री प्रोज थोड़ी ना है। तुमको बस सिंपल स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ये तुम्हारा वो है, इतने में तुमको बीएमसी का क्वेश्चन है, इतने में क्वेश्चन देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दो डायरेक्ट पॉइंट बना के, बस जितने में पेज खत्म हो जाए उतने पॉइंट बना दो। नहीं हो रहा तो बस यहीं खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुमको मेनली पहले न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। इस बार मैंने क्या गलती करी थी एक बार और बता देता हूँ। इसमें ना क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार किसी ने मेंस का पेपर देखा है? तो इस बार एक क्वेश्चन आ रखा था, एसएफडी बीएमडी बनाना था, डिटरमिनेट बीम का, ऐसा कुछ बीम था उसका, एसएफडी बीएमडी बनाना था, 20 नंबर का क्वेश्चन था। मैंने पूरा सोल्व कर दिया, 3 पेज लगा दिए। उसके बाद देखा कि बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो तो आते ही नहीं, 20 मिनट लगा दी इसमें, पूरा काटा दोबारा। फिर दोबारा देखा कि चल किसी में आ रहा है कि मतलब ट्राई करो कि तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पहले ही जिसमें तुम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर पाओ 3 में से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, उसको पहले चाहे पेपर होने से 15 मिनट शुरू में उसको डिवोट कर दो, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। पर ये नहीं कि तुम पेपर स्टार्ट कर दिया बाद में देख रहे हो। मेरे साथ ये दोनों पेपर में हुई है गलती, पेपर 1 और पेपर 2 में, इसलिए मेरा थोड़ा अटेम्प्ट रिलेटिवली कम है, वरना बच्चों ने 600 तक का भी अटेम्प्ट किया इस साल।
तो मेंस में बस यही है, अपना जो सिलेबस हर तरह का क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो, एटलीस्ट 1-2 बार। और दूसरा टेस्ट, तीसरा अपना जो आंसर राइटिंग है ये भी ट्राई करो कि यूपीएससी के ना वो मिल जाते हैं आंसर शीट काफी जगह, कि यूपीएससी में ऐसा होता है कि उसमें जो वो है बुकलेट वो ऐसी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है तुम्हारा और इतना स्पेस मिलता है बस तुमको। तो इसमें ट्राई करो कि ऐसी बुकलेट खरीद लो जब मेंस की तैयारी कर रहे हो, और उसी में ट्राई करो कि आंसर लिखने का, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि पेपर में जाके तुम आंसर लिख रहे हो। क्योंकि अब सबको पता होगा कि क्वेश्चन के नीचे स्पेस देते हैं, उसी में आंसर लिखना होता है जितना लिखना होता है। तो ट्राई करो कि एक ही बार में ठीक करो आंसर को, क्योंकि बाद में इतना टाइम भी नहीं है काटने का, और काट दिया तो फिर पूरा जितना भी किया है वो भी गलत हो जाएगा। बोर्ड का पेपर थोड़ी ना भाई यार, नहीं मिलता रफ पेज भाई। पेपर निकालना है तो स्टडी तो करनी पड़ेगी, वरना तुम यहाँ बैठे क्यों हो, सिंपल सी बात। टाइम टेबल तो जब मैं मतलब मेरे ऑलमोस्ट सिलेबस पहले ही हो गया था, तो जब मेरे 4-5 महीने बचे थे तो मैंने बताया पिछले दिन लिख लेता था रात को सोने से पहले कि अगले दिन क्या क्या करना है। अब वो पूरा तो कभी होता नहीं, किसी का भी नहीं होता। अगर उसमें से 60-70% भी तुमने कर लिया तो बहुत है। तो पहले ही बना लो कि मेरे को अगले दिन क्या करना है, तो वो उससे तुम्हारा एक तरह से शेड्यूल रहेगा कि मेरे को ये सब करना है। और मतलब डिमोटिवेशन भी आ रहा होगा अभी तो कि यार पेपर आ गया है ना, तो याद देखो तो सबके साथ है। मतलब जितने तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, मतलब एटलीस्ट ट्राई करो कि 4 से 5 घंटे तो तुम निकाल लो उसके बाद भी, जिसमें तुम 2-3 घंटे रिवाइज कर लो जो पुराना सब्जेक्ट है। क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो रिवीजन मतलब मैं मानता हूँ कि रिवीजन टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को अगर तुम टेस्ट 1-2 कम दे दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टेस्ट में तुमको बस ये देखना है कि तुम 3 घंटे वहां पे फोकस होकर बैठ पा रहे हो और नहीं बैठ पा रहे हो। क्योंकि कहीं के लिए 3 घंटे बैठने डिफिकल्ट हो जाता है, 1-2 घंटे में ही मतलब हालत खराब हो जाती है बैठने, पेपर फोकस से सॉल्व करने में। तो 3 घंटे बैठना बड़ा डिफिकल्ट है। पर अगर तुम रिवीजन करो, रिवीजन डेली जितना हो सके उतना करो, जो मैंने तरीका बताया कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक साथ रिवीजन, तो इससे तुम देखोगे कि तुम्हारा 1 से 2 हफ्ते बाद ही कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, कि जब तुम्हें पता चलेगा कि पूरा सिविल इंजीनियरिंग ही रिवाइज हो गया। पता ही नहीं चला कि कब रिवाइज हो गया, पर रिवाइज हो चुका है तुम्हारा पूरा सिविल, और उसमें इतना टाइम नहीं लगता। एक टाइम के बाद इतना ज्यादा ग्रेस्प हो जाता है सब्जेक्ट की एक दिन में ही पूरा जो सब्जेक्ट है उसका क्रस्ट निकल जाएगा। और फॉर्मूला नोट बनाते हो तुम, मतलब फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे टाइम नहीं होता कि तुम पहले सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और मतलब कई लोग न्यूमेरिक्स भी कुछ बना लेते हैं, जैसे कैलकुलेशन के, मतलब मैंने नहीं बनाए थे कि वो होता है ना मैथ्स की ट्रिक होती है, वो अगर किसी ने बना रखी है तो वेल एंड गुड, पर मतलब मैंने नहीं बनाई थी कभी, तो वो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है इतना। और कुछ मेंस में अभी तक कुछ पूछना है, वरना फिर इंटरव्यू पे चलते हैं। हाँ मेरे को भी दिक्कत, एमडीएम और एसडीएफ मेरे, तुम अब भी सोल्व कराओगे मेरे से सोल्व नहीं होगा। पर इस साल क्वेश्चन थोड़ा ठीक आ गया था तो वो मैंने बना दिया था। मतलब मैं रियल बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ फेक नहीं कि मैंने उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाए, जो सही है वही बता रहा हूँ। पर जो जितना मैंने किया था वो मैंने अच्छे से किया था कि उसमें मेरा कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। जैसे सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, पर वो सबका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है। तो अगर तुम्हारा वीक है स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें से ऐसा तो नहीं है कि पूरा स्ट्रक्चर वीक होगा। ट्रस बहुत आसान है, आईएलडी बहुत आसान है, 3 वो इनडिटर्मिनेट जो ट्रस होता है पढ़ा दिया होगा, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट एक स्टेप होता है, बस उसी को फॉलो करते करते बस उसमें ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी एक भी पॉइंट पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, 25 नंबर 20-25 नंबर का आंसर। तो मतलब मैं कहूंगा कि जितना हो सके जो सब्जेक्ट वीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी पूरी सिविल इंजीनियरिंग वीक है, फिर तो मतलब कोई मतलब नहीं है पेपर देने का, फिर तो मत ही दो। पर अगर 1-2 सब्जेक्ट वीक है तो उसमें से एटलीस्ट ट्राई करो कि 40-50% तुम क्रक्स निकाल लो, बाकी जो बचेगा फिर भगवान भरोसे, मतलब वो एलिमिनेशन में ट्राई कर लेंगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो अगर स्ट्रक्चर वीक है तो एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर जो आसान है वो तो कर ही लो, उसके बाद के जो सब्जेक्ट चैप्टर है वो फिर मे बी थोड़ा बहुत देख लो। और कुछ मेंस हो गया सबका क्लियर फिर, है ना? चलो ठीक है भाई, बढ़िया है, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। डायग्राम उसके इंपॉर्टेंट है जिसके जरूरत है। अब जैसे एनवायरनमेंट में
जो वो वेल वाले क्वेश्चन आते हैं उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको जो प्रेजेंटर है उसको बताना होता है कि जो मतलब यहाँ पे वो लिखी है एब्रीविएशन, वो उसका मतलब क्या है, क्योंकि हर बच्चे का कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कोई के लिखता है कोई आर लिखता है, तो उसमें लिख के साइड में, क्योंकि पेपर 2 ना तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, पेपर 1 में टाइम लगता है, पेपर 2 जल्दी 2 घंटे में पेपर 2 हो गया था, उसके बाद 1 घंटा मैंने पूरा आंसर शीट सजाया था बढ़िया से, सारा लिखा था, छोटा आर बड़ा आर, यहाँ लिखा था छोटा आर कौन सा रेडियस, ये सब पूरा टाइम मिलता है आराम से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायग्राम जितना जरूरत है उतना बनाओ, वो भी बैठा है, वो तुम्हारा पहली बार है, वो हर साल चेक कर रहा है बंदा बैठ के वहां पे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने नहीं बनाया डायग्राम तो वो नंबर काट लेगा, उसको भी पता है तुमने हर क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया तो वो समझ जाएगा, इसको आता तो कुछ नहीं, बस डायग्राम बना के आ जाता है हर क्वेश्चन में, तो वो जितने नंबर देगा तुम्हारे वो भी काट लेगा। तो 1-2 क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ जिसमें जरूरत है, वो उसका पागल बनाने की जरूरत नहीं है जो वहां बैठा है बंदा, ठीक है। और कुछ? हाँ मैं बता देता हूँ, छोड़ने वाले तो पूछ लो, बिल्कुल बता दूंगा। FM प्लस OCF है, इसमें FM आजकल नहीं पूछ रहा, लास्ट का ट्रेंड है, पूछ लिया तो देखो बाद में मेरा गला मत पकड़ना कि FM पूछ लिया, तो OCF तो कर लो, 2-3 क्वेश्चन आ गए थे इस साल, बहुत आसान क्वेश्चन थे, OCF कर लो। सर्वे छोड़ देते हैं, सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार लेवलिंग से क्वेश्चन आ गया था बिल्कुल PYQ, ऐसे वाला जो ऊपर से होता है ये वाला क्वेश्चन, ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाईवे में शुरू के 2 चैप्टर ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेमेंट भी आजकल पूछ रहा है, और हाँ एयरपोर्ट और रेलवे, ये गेट और ESC के लिए दोनों की तरीका अलग है, गेट में कुछ नहीं है, एयरपोर्ट का वो बस जो क्या कहते हैं उसको रनवे लेंथ का डिजाइन आएगा, वो पढ़ के चले जाना। एक इसमें एक वो फॉर्मूला है होरेंजोफ करके एक इक्वेशन है, वो पढ़ के चले जाना, बस इसमें 2 ही चीजें पढ़नी है। पर अगर ESC की बात करें तो तुमको अच्छे से थोड़ा बहुत इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रेलवे की बात करें तो इसमें अपना गेट में 2-3 ही टॉपिक पूछेगा अक्सर, एक तो क्या होता है वो कैंट का, दूसरा इसमें वो आजकल कुछ ज्यादा मतलब पढ़ा रहे थे कैंट एफिशिएंसी वगैरह, जो भी ये बस ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट है, इसमें गेट में बस इतना आएगा। पर ESC में जब तुम रेलवे देखोगे तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ESC के लिए थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी देखना पड़ेगा, पर गेट के लिए ये हो गया। और ये सब्जेक्ट तो गए हैं जो एक्स्ट्रा मैं तुमको बता रहा हूँ, जो मेन सब्जेक्ट है वो तो है ही, सोइल, सोम, मैथ सेफ्टी और सर्वे हो गया, OCF, ये सब मेन सब्जेक्ट हैं। इसमें RCC, स्टील में बस प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ सकते हो, हद से ज्यादा अगर पढ़ना है तो कनेक्शन पढ़ लो, अगर गेट की बात करूं तो, ठीक है। मतलब अगर देखो पढ़ रखा स्कूल कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सब आता ही होगा तुम लोगों को, पर अगर कॉलेज में नहीं पढ़ा और ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फिर स्टील में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर गेट की बात करें तो इसमें बस कनेक्शन और अपना प्लास्टिक एनालिसिस ये पढ़ लो। और कोई क्वेश्चन? नहीं, मतलब RCC का इंपॉर्टेंट है, और स्टील में जो बेसिक जो मतलब क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है, बस पूरा IS कोड बैठ के मत पढ़ना, इतना टाइम भी नहीं है। हाँ, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 22 में, जब मैं 3rd ईयर में था तो मेरा जो मैक्सिमम टच होता था वो 70 मार्क्स होता था, तो इसमें मेरे ऑलमोस्ट 30-40 रैंक के अंडर रहता था। मैं फुल लेंथ टेस्ट की बात करूं, अगर मैं पार्ट टेस्ट की बात करूं तो तुम यकीन नहीं करोगे, 30 में से 2 नंबर, 30 में से 4 नंबर, ऐसे नंबर भी आते थे मेरे। पर फिर मैंने देखा कि पार्ट टेस्ट में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में घुस जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट में देता था तो 70 मार्क्स। इस साल की बात करूं 2023 की, तो इस साल मेरे 90 तक गए हैं, और इस साल मेरी रैंक अंडर 5 तक ही रहती थी ऑलमोस्ट, पर मैंने थोड़ा पेपर में सिली कर दिया, तो मतलब लास्ट ईयर मेरे मार्क्स थे 87 गेट में, इस साल मेरे मार्क्स थे 77, मतलब इस साल थोड़ा पेपर भी टफ था, पर मतलब वही है, अगर तुम तैयारी करोगे तो चाहे पेपर टफ हो या आसान हो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, वो सबके लिए टफ होगा, सबके लिए आसान होगा, तो अपनी तैयारी को उस हिसाब से करना है कि। पर हम मेड इजी की टेस्ट सीरीज गेट के लिए मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी है। तो मतलब इसके जो फुल लेंथ टेस्ट है, मैं इसके एडवांस टेस्ट नहीं देता था, मतलब 1-2 बार ट्राई किए थे देने के, पर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाते थे मेरे लिए, तो मैं देता नहीं था उनको। फिर जो बेसिक टेस्ट है और जो मॉक टेस्ट है वही मैं देता था, तो मतलब एटलीस्ट वो तो अच्छे से करके जाना, और इसको उसी टाइम स्लॉट में बैठना जिस टाइम स्लॉट में तुम्हारा पेपर है। तो अगर 9 से 12 है, और अभी तो शायद एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, हाँ, तो जब अभी तो फुल लेंथ दोगे तो क्या कभी भी बैठ जाना, एक बार 9 से 12, 112 थी 3 और 2 से 5, तो पर जब वो आ जाएगा एडमिट कार्ड तो उसी हिसाब से
इसको सोल्व कर लो। बस टेस्ट सीरीज में देता था उसको, मतलब टेस्ट ही इतने ज्यादा दे दो कि तुमको जरूरत ही ना पड़े बाद में कुछ करने की, क्योंकि अगर तुम उस कैलसी से बैठ के गेट के पीवाईक्यू लगाने लगे तो तुम्हारा 1 साल लग जाएगा पीवाईक्यूज ही लगाने में, तो इतना तो टाइम होता नहीं। मतलब टेस्ट सीरीज ही दो, वही काफी है। गेट में भी वही पैटर्न की पीवाईक्यूज करें और फिर टेस्ट सीरीज। हाँ नहीं, क्लास में भी तो क्वेश्चन कराते होंगे ना, क्लास क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गेट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे को वहां नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस बार गेट दिया था किसी ने 23 में, एक बार एक फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आसान सा, पिक्सल वाला, पिक्सल, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। मतलब तुम सोच नहीं सकते कि वो क्वेश्चन कैसे गलत पर नया क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा मैंने दिमाग नहीं लगाया, वो क्वेश्चन गलत हो गया। पर मैं लिख के दे रहा हूँ 90% बच्चों से जो नए क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बनेंगे, और वे जो नए क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो उससे तुम्हारी रैंक पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तुम पीवाईक्यूज और जो क्लास के क्वेश्चन है वो इतनी बार लगा लोगे कि तुम्हारा जो माइंड और हैंड कनेक्शन है वो इतना बैठ जाएगा कि तुम क्वेश्चन देखते ही सोच लोगे कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगना है, ये वाली एप्लीकेशन लगनी है, तो उस लेवल तक जाना है, तभी रैंक आती है। पर मैं बता रहा हूं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अभी पीएसयू में काम कर रहा हूँ, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, किसी ने सुना हो? पर मतलब जो पब्लिक सेक्टर है वो एक तरह से कॉर्पोरेट ही है, तो अगर किसी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके लिए ये इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, स्टेट वाले जो एग्जाम होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए। पर जो पब्लिक सेक्टर वो भी मतलब वैसे कोई उसमें डिसएडवांटेज नहीं है, पर उसमें जो तुम्हारी लाइफ है वो एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर वाली है, मतलब जो आजकल एमएनसी, क्योंकि उनको प्रॉफिट देना है सरकार को, तो उसमें उसी तरह की लाइफ है कॉर्पोरेट वाली, तो उस हिसाब से तुम अपनी तैयारी को करो। और कुछ मतलब थोड़े बहुत दे सकते हो, पर फुल लेंथ जितने हो सके उतने ट्राई करो। मतलब पार्ट वाइज अभी दे सकते हो जैसे, पर अब ईएससी आ गया 2 महीने में, तो अब मेरे हिसाब से पार्ट वाइज थोड़े बंद कर देने चाहिए, फुल लेंथ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट। और अगर कोचिंग में नहीं हो रहे, अभी थोड़े लेट होंगे, तो उसको प्रिंट आउट लेके कर लो, पुराने साल के यहीं से मिल जाएंगे या बाहर से कहीं से मिल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या मतलब सबसे पहले तो नंबर बनाता था, कितने नंबर बन रहे हैं, तो मेरे लगभग टेस्ट सीरीज में भी 200 प्लस ही ऑलमोस्ट बने थे, कभी कभी 160 170 भी बन जाते थे, टेक्निकल की बात करो तो। एनालिसिस बस कुछ नहीं, मतलब कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो छोड़ने ही होते हैं हमको, ठीक है, मतलब उनको उन पे ध्यान नहीं देना, तो वो क्वेश्चन किसी अपने दोस्त से पूछ लो कि भाई ये क्वेश्चन सिलेबस में है या आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसके अच्छे नंबर आए हो तो वो बता देगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पर जो क्वेश्चन है कि तुमने कोई फॉर्मूला था वो भूल गए, अब जैसे n का फॉर्मूला है E/1 + E, अब इसमें जो E का फॉर्मूला है n/1 - n, अब इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, अब तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं है, अब ये गलत हो गया, तो ये तो ब्लंडर है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक बार दोबारा सोल्व कर लो बाद में बैठ के, पर ये है कि एनालिसिस में 4 से अपने 3-4 घंटे 5 घंटे वेस्ट मत करो, मैक्स टू मैक्स 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा उसको खत्म करो, और अपने दोबारा से रिवीजन और टेस्ट सीरीज उस पे पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, तो यही है। अगर टाइम कम है, मतलब कोर्स अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हो, तो बार-बार नोट्स रिवाइज करना चाहिए या फिर पीवाईक्यू बार-बार लगाना चाहिए? देखो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो ना, देखो 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, पर अगर तुम 80% सिलेबस कंप्लीट करके उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर 100% कर लिया तुमने और एक बार भी रिवाइज नहीं करा तो उसका आउटपुट बिल्कुल 0 हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। अभी मैं लिख लेता हूँ इसको अपनी डायरी में, चाहे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कुछ जैसे अब डेट आ रहा है और मतलब बकायदा टाइम में, तो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि हां ये छोड़ दें, ऐसे कोई डेट समय वाला छोड़ दें। तुम्हें कौन सा छोड़ना है? स्टील में बता दिया ना, 2 चीज तो कम ये तो कर सकते हो, ठीक है। और इरिगेशन में डेल्टा ड्यूटी जो पहला चैप्टर है, उसके बाद एक कैनाल डिजाइन में अपना लेसी वाला जो आ जाता है वो, आरसीसी भाई पूरा ठीक ठाक करना पड़ेगा, आरसीसी में वो सब छोड़ सकते हो, फाउंडेशन वगैरह। आरसीसी में मोस्टली क्या पूछेगा तुम्हारे से, कॉलम पूछ लेगा, उससे पहले जो सारे जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, कॉलम से पहले सारे चैप्टर गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ईएससी की बात नहीं कर रहा, ईएससी में सब इंपॉर्टेंट है।
हाँ नहीं मतलब ये बताया ना, मतलब इस साल तो हो ही गए थे सब, पर जब जैसे तुम्हारे तरह से था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था गेट का 3rd ईयर में, तो उस साल मैंने ये जो जैसे इसने भाई ने पूछा, स्टील में 2 चैप्टर किए थे, इरिगेशन में बस जो सोइल वाटर रिलेशनशिप और कैनाल वगैरह वाला है वो सब किया था, और 1-2 सब्जेक्ट और थे। एफएम में भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया था, ओसीएफ अच्छे से किया था, और ट्रांसपोर्ट में ये रेलवे एयरपोर्ट में बस जो जितना फॉर्मूला है वो अच्छे से याद करके गया था, एक उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, बस इतना ही किया था मतलब। और बाकी मेन सब्जेक्ट अच्छे से किया थे, सॉइल एनवायरमेंट, सोम और सीपीएम पार्ट में बस ऊपर से जो ये अपना नेटवर्क वगैरह बनाना आता है वो सब किया था, इक्विपमेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ा था उसके लिए गेट के। मतलब अप्रोच डिफरेंट है, पर अगर तुम मतलब मेरे अकॉर्डिंग जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो प्री के 1-2 महीना पहले तैयारी स्टार्ट मत करो। एटलीस्ट अगर प्री है तुम्हारा मार्च में, तो मतलब ट्राई करो कि 8 से 9 महीना या 10-11 महीना पहले तुम तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्री में बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस है। और अगर जस्ट तुम्हारी सपोज किसी की कट ऑफ क्लियर हो गई, 220 कट ऑफ है, 225 उसके नंबर आ गए, उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, वो मेंस में जाएगा, 4 महीने वहां लगाएगा, मेंस उसका जस्ट कट ऑफ से क्लियर हो गया, अब वो इंटरव्यू में आएगा, उसका पूरा साल तो इसी में निकल गया, क्योंकि उसकी जस्ट मेन प्री से कट ऑफ 5 मार्क्स ज्यादा क्लियर हो गई थी, पर उसका इंटरव्यू में क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में 200 नंबर का इंटरव्यू है, तो अगर कट ऑफ भी क्लियर करनी है, इस बार 194 नंबर चाहिए जनरल को इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, जस्ट अगर उसने प्री में कट ऑफ क्लियर करी है तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा उसका, वो ना कुछ वो अगले प्री का पढ़ पाएगा, और इस प्री ये वाला साल भी पूरा वेस्ट, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होगा नहीं बाद में। तो ट्राई करो कि प्री अगर ईएससी टारगेट कर रहे हो तो प्री में जितना ज्यादा नंबर बना सको उतने ज्यादा नंबर बनाओ, जस्ट कट ऑफ की ध्यान मत रखो कि मेरे को जस्ट अपनी 220 कट ऑफ है तो 225 या 230 नंबर लाने हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। ट्राई करो एटलीस्ट 50 से 60 नंबर की लीड तुम्हारे पास है, और वो इतना मुश्किल नहीं है। जीएस में मैंने बताया 75 से 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसमें भी पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करो कि पहले एक बार पेपर की रीडिंग ले ली, जो क्वेश्चन बन गए वो बना दिए, फिर दूसरी रीड ली, उसमें जो एलिमिनेशन है उस वो लगाया और बाकी वो से क्वेश्चन बना दिए, फिर तीसरी रीड में जो 50-50 चांस है वो वाले क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें तुम्हारा पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। तुम देखोगे कि इतने क्वेश्चन निकल गए, 1-2 तो सब तुक्का मार देते हैं, मतलब जैसे मेरे को लग रहा था कि मैंने 70 कर दिए, पर फिर मैंने 5-10 क्वेश्चन वाइल्ड गेस भी लिए हैं, अब उसमें से चाहे 4-5-7-8 ठीक भी हुए होंगे। तो जीएस में तुमको ये सब करना ही पड़ेगा, वरना जीएस में नंबर नहीं बनेंगे, और टेक्निकल में 200-210 से ज्यादा नंबर मुश्किल है बनना, तो जीएस में तुमको नंबर बनाने हैं। और जीएस में भी ये नहीं है कि तुमको अब तुम्हारे पास 12 घंटे की क्लास के बाद 6-7 हद से 4-5 घंटे बचते होंगे, तो उसमें भी अगर तुम 3-4 घंटे जीएस पढ़ लोगे तो नहीं होगा ना, तुमको कम से कम 1 से 2 घंटे ही मैक्सिमम देना है जीएस को, तो वो चीज का ध्यान रखना है। इंटरव्यू के लिए मेरे को इस बार इंटरव्यू का शेड्यूल आने से इंटरव्यू होने तक 12 दिन मिले थे, इसमें मैंने 7 मॉक दे दिए थे, तो ट्राई करो तुम जितने मॉक दे सको, 5 से 6 मॉक्स तो मिनिमम दे दो, 2 तो यही हो जाते हैं, मिनिमम 5 से 6-7 मॉक्स के करीब आराम से दे दो। और इसके बाद कोई मतलब अपना कोई दोस्त जिसके साथ तुम जूम कॉल पे या फिर वैसे इंटरव्यू ट्राई कर सकते हो देने का, वो वैसे इंटरव्यू दे दो, तो इतना इनफ है। इसमें अपना जो टेक्निकल है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, 20 सर एक सेशन लेते हैं 1 से 1.5 घंटे का इंटरव्यू से पहले, उस सेशन में वो बताते हैं कि ये पॉइंट आएंगे और वो पॉइंट से क्वेश्चन, वो पॉइंट तुमको डायरी पे एक नोटबुक बना लेनी है, उसमें हर पॉइंट के लिए एक पेज लिख लो कि अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर सिटी, अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट, अबाउट योर कॉलेज, जो भी पॉइंट है, तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, तुम्हारे नाम से फेमस सेलिब्रिटीज कौन है, ये सब चीजें पूछ लेते हैं कभी कभार, तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट बना लो। और दूसरी वो रूपा मैम है यहाँ पे, उन्होंने भी एक क्लास ली थी, उसमें भी वे बता देती है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह की क्लास ली थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब भी देख लेना। तो ये हो गया, और मॉक जितने ज्यादा हो सके वो देना। उसके बाद करंट अफेयर्स, इसमें करंट डेवलपमेंट के ऊपर देख लेना थोड़ा, मतलब कि जैसे सिविल में इस साल फ्लड्स आ रही थी, दिल्ली फ्लड्स, फिर अपने लैंडस्लाइड हुई थी हिमालय में वहां पे, तो वो सब करंट डेवलपमेंट जो सिविल से रिलेटेड है वो सब पढ़ लेना। इसमें तुम्हारा मॉक का तैयारी आराम से हो जाएगी, इससे ज्यादा करने की मॉक के लिए जरूरत नहीं। और अपना जो टेक्निकल है वो तो पढ़ोगे, तुम रिवाइज करोगे सब्जेक्ट। मॉक में ना वो ज्यादा तुमको डराते नहीं है, अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत दे दिया तो वो जैसे कॉलेज में स्कूल में होता था वाइवा, तो वो उसी क्वेश्चन में घुसते चले जाते हैं अंदर, वहां ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया तो वो अगले क्वेश्चन को ही पूछेंगे,
उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो। एक दो बार तुम डेप्थ में जा सकते हो, पर तुम जब एक दो बार रिवाइज कर लोगे उसके बाद तुमको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सब चीज तो इंपॉर्टेंट होती नहीं, कोई कोई चीज तुमको जब 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसको तुम जो शॉर्ट नोट्स हैं या उसी को अंडरलाइन कर लो, उसी को बार बार पढ़ते रहो। कंप्लीट डेप्थ में हर बार नहीं पढ़ना, वरना तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। एक दिन में कैसे कर लोगे पूरा सिविल रिवाइज? तो एक दो बार जब तुम पूरे क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस वो चीज को दोबारा पढ़ लो। हाँ, मेरा तो अच्छा था। अभी नंबर नहीं आए पर अच्छा। क्वेश्चंस मेरे से सबसे पहले मतलब जाते ही ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि तुमको तुम्हारा मूड थोड़ा लाइट करेंगे। मेरी जो पासपोर्ट साइज फोटो है, पहले मैंने बाल बड़े रख रखे थे कॉलेज के टाइम, तो पासपोर्ट साइज फोटो में कह रहे कि मुझे तुम्हारी फोटो पे साइन करना है, तो अब साइन कैसे करूं, तुम तो सेम हो ही नहीं। वहां तो मैं बिल्कुल क्लीन शेव करके चिकना बन के गया था, तो वहां पे कह रहे मैं तो साइन कर ही नहीं सकता इस पे, तो मैं नहीं, मगर सर अब करना तो पड़ेगा ही कर दो। फिर उसमें क्या करते हैं ना, तुम्हारे जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसमें हाफ में तुम्हारे नंबर लिखते हैं। ये भी मेरे को अभी थोड़े दिन पहले पता चला, हाफ में तुम्हारे नंबर लिखते हैं और हाफ में साइन, ऐसे तुम्हारा साइन करवा लेते हैं और पेपर वगैरह। तो ये चीज थी। और इंटरव्यू के क्वेश्चन कुछ नहीं, मेरे जॉब से रिलेटेड पूछा, बीटेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा, हॉबीज से रिलेटेड पूछा, और एक दो करंट डेवलपमेंट जैसे थोड़ा सब्जेक्ट पे भी पूछ लिया था, डैम वगैरह के बारे में, इरिगेशन का थोड़ा पूछा था। और एक दो ना जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे से पूछा था कि तुम्हारा कॉलेज में जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा था, तो मैंने एयरपोर्ट इंजीनियरिंग था मेरा, वो मैंने प्रिपेयर भी किया था, वो बोल दिया वहां पे। अब उनको तो पता नहीं तुम्हारा इलेक्टिव कौन सा था, तो तुम कुछ भी बोल दो जो तुम्हें पढ़ा है, कह दो मेरा आरसीसी था इलेक्टिव, तो आरसीसी पूछेंगे वे, आरसीसी में से बता देना। अब ये तो है नहीं वो तुम्हारा ट्राई करेंगे कि इसमें से इलेक्टिव क्या होगा, ह्यूमैनिटी कुछ, तो जो तुम्हें पता है वो बोल दो। और थोड़ा बहुत ना, मतलब जो तुम्हारा डेफ है उसको इस तरह से भरो कि उसमें ना 2-3 पॉइंट ऐसे डाल दो कि उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे ही। अब मेरा जो बीटेक प्रोजेक्ट था वो लैंडस्लाइड के ऊपर था, लैंडस्लाइड एनालिसिस के ऊपर था, तो अब वो था कि ये लैंडस्लाइड के ऊपर पूछेंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा मेजर फैक्टर है, वो आजकल चल भी रहा है करंट डेवलपमेंट में। अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम अपना बीटेक प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है वही लिखो, तेरा ये दोस्त बैठा है साइड में, इसका बीटेक प्रोजेक्ट लिख दो, उन्हें क्या पता है कि इसका है वो, उसको प्रिपेयर करके जाओ पर अच्छे से, तो वो चीज वो इसमें से पूछेंगे जरूर। तो कोई कोई चीज डेफ में ऐसी भर देना कि उसमें से वो तुम्हारा हॉबीज कुछ अलग भर दो, ऐसे कुछ, तो वो चीज उसमें से हो गया। इंटरव्यू में कोई लैंग्वेज बैरियर भी था? नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों, पर मैंने सुना है एक दो को मना कर दिया था कि हिंदी में नहीं बोलना, पर मेरे को ऐसा कोई इशू, मैंने वैसे इंग्लिश में बोला था, पर ऐसे हिंदी को मना नहीं करते। अगर कोई सब साउथ इंडियन बैठे हैं या कोई है तो वो थोड़ा हो सकता है मे बी, पर वैसे बैरियर नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं तो कौन से सब्जेक्ट बोल लेते हैं? जो फेवरेट है आपके वो बोल। मतलब सिविल इंजीनियर के कौन कौन से, तुम सबके जनरल फेवरेट कौन से हैं? सोइल सबका फेवरेट होता है, सोम, आरसीसी, एनवायरमेंट, ये सब मत बोल देना, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, उसमें वो क्योंकि पढ़ा, मतलब हम तो बहुत छोटा सा पढ़ते हैं, पर इरिगेशन है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, अब वो उसमें से घुस जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो बोलो कि जिसमें तुमने पढ़ी इतना ज्यादा रखा हो कि स्कोप बहुत कम बचे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पूछने का। मैंने इंटरव्यू में नहीं बताया था, पर अगर मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है अगर उसमें तुम इसमें बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अपर एज कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर उसमें से पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है तुमने फेवरेट सब्जेक्ट बताए, उन्होंने कहा कि इसको तो आते ही है, छठे सब्जेक्ट में से पूछना स्टार्ट कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा उस दिन लक कैसा है, उस हिसाब से वेरी करेगा। हो गया सबका क्लियर? फिर कल अगले साल स्ट्रक्चर बता दिया फेवरेट सब्जेक्ट, तो आईएस कोड तो बहुत सारे आर्टिकल के लिए अलग है, आरसीसी, क्या वो आईएस कोड में भी घुस जाते हैं कि ये बताओ? नहीं, आईएस कोड में नहीं घुसेंगे। स्ट्रक्चर में बेसिकली आजकल अर्थक्वेक ज्यादा चल रहा है, तो अर्थक्वेक के रिलेटेड आईएस कोड जो मेन है वो पढ़ लो, और उसमें वहां पे मना करने की कोई झंझट नहीं होती कि मतलब सिंपल बोल दो कि सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई विल रीड अबाउट इट लेटर,
पर वो क्या करते हैं ना, बेसिकली तुमने 3-4 क्वेश्चन का सॉरी 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 कर दिया, फिर उसके बाद अगले एक क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ लेंगे, अगर तुमने उसमें भी सॉरी कर दिया फिर तुम्हारे नंबर काट लेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन टफ पूछेंगे, फिर एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर तुम वो मतलब वो होता है ना, प्रेशर बिल्ड हो गया, फिर प्रेशर के बाद तुम आसान क्वेश्चन का भी आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, तो अगर तुमने दे दिया तो फिर नंबर दे देंगे, और वो उसमें गलत कर दिया तो नंबर काट लेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। पीएससी के इंटरव्यू और पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू में क्या फर्क है? ईएससी के इंटरव्यू में पहली बात तो तुम्हारा प्रेशर अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है कि ये यूपीएससी का इंटरव्यू है, मतलब खुद को लगता है कि जब तुम यूपीएससी के अंदर जा रहे हो कोट पैंट पहन के, तो वो अलग ही फीलिंग होती है कि पीएसयू में चलो ठीक है पब्लिक सेक्टर का इंटरव्यू है, इसका नहीं होगा, गेल का नहीं होगा तो आईओसीएल का हो जाएगा, आईओसीएल का नहीं होगा एनटीपीसी का हो जाएगा, पर यूपीएससी एक ही है, तो उसमें पहली बात प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा उसमें पीएसयू में 5-10 मिनट का 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है, ज्यादा देर नहीं होता, पर यूपीएससी में थोड़ा लंबा 20-25-30 मिनट तक का इंटरव्यू चला जाता है, और उसमें एचआर क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं पब्लिक सेक्टर में, टेक्निकल इतना नहीं पूछते। इसमें तुम्हारा पर्सनैलिटी का टेस्ट है बेसिकली, वो ये इंटरव्यू नहीं है। तो इसमें तुम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो और तुम्हारा डेफ किस तरह से भरा हुआ है। बिल्कुल अगर तुमने खाली डेफ छोड़ रखा है तो ये सोचेंगे इसको तो कुछ आता ही नहीं, मतलब खाली पढ़ाई करी है इसने और कुछ तो किया नहीं। चाहे तुम डेफ में झूठ भर दो, पर मतलब झूठ ऐसे नहीं कि ठीक ठाक, मतलब उसको प्रिपेयर करके। ऐसा नहीं है कि तुमने, अगर तुमने हॉबी पूछी, अब वो हॉबी थी तुम्हारी क्लास 9th में या 8th में, तुम अब उसको क्रिकेट खेलते थे, तुम फुटबॉल खेलते थे क्लास 8-9th में, अब नहीं खेलते, पर तुमने खेला तो है 8-9th में, तो उसको लिख सकते हो तुम। पर ये नहीं है कि तुमने फुटबॉल लिख दिया, तुमको पता ही नहीं कि गोल का साइज क्या होता है, वो डी होता है, उसका साइज क्या होता है। तो ये सब चीज थोड़ा देख के रखना होता है। और पीएसयू का इंटरव्यू इतना चिल होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब मेरा भी 10 पीएसयू में भी सिलेक्शन हुआ है गेट के थ्रू, तो मतलब आराम से पीएसयू का इंटरव्यू हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो गया। हाँ भाई, नहीं मतलब मेरा इंटरव्यू सबसे पहले था, जिस दिन मेरा था उस दिन मेरा दोपहर में सबसे पहले इंटरव्यू था। तो जब मैं बाहर निकला तो ऑलमोस्ट उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे मैंने बता दिए थे ऑलमोस्ट, तो मेरे को था कि हाँ ठीक हो जाएगा। मार्क्स अभी नहीं पता, मतलब मैं अभी बोल दूं यहाँ पे मेरे 160 नंबर आ रहे हैं, देखा परसों लिस्ट आई 110 नंबर, तो फिर तुम लोग मेरे को ही गाली दोगे कि ये तो झूठ बोल रहा था। तो अभी मेरे को मार्क्स नहीं पता, पर मेरे अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू ठीक गया था कि चलो ठीक ठाक हो गए मेरे क्वेश्चन, मैंने बता दिए, पर मार्क्स नहीं पता अभी मेरे को। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम एक टारगेट करना है या फिर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं उतने करते जाना है, क्या होता है? नहीं, अगर तुम टारगेट अटेम्प्ट करोगे और वो टारगेट नहीं अचीव होगा तो फिर वो दिक्कत है। तो तुम जितने क्वेश्चन तुम्हारे से हो पा रहे हैं, पहले जितने क्वेश्चन हो जाए वो कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है अटेम्प्ट तो करना ही है। मतलब अगर तुम 400 का अटेम्प्ट करके आओगे तो फिर तो दिक्कत है, कम से कम 500, 450, 500, 550 तक का अटेम्प्ट करो। तो वो ट्राई करो कि जितना अच्छा अटेम्प्ट हो पाए। तो पहले जितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं वो कर लो, फिर टाइम बच गया तो जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है उसमें जितना हो पाए उतना लिख के आ जाओ। थ्योरी में छोड़ना नहीं है, थ्योरी को लिख के आना, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ भी लिख दो, पर थ्योरी लिख के आनी है। 1-2 नंबर 2-3 नंबर तो देगा ही। हो गया, मतलब कितना लास्ट 1 महीना 1 हफ्ता? 1 महीना तो PYQs लास्ट 10 ईयर्स के एक एटलीस्ट 2 बार ट्राई करो लगाने के, और जितने तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं वो जितने हो सके उतना पढ़ो। वही 10 दिन में उसको कम कर लो, एक बार रिवाइज कर लो पूरा सिविल हद से हद। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस ट्राई करो कि PYQs जितने ज्यादा हो पाए उतने ज्यादा कर लो। मतलब एक टाइम के बाद तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। पूरे सोइल के PYQ तुम बहुत जल्दी भी लगा लोगे, सोम के काफी जल्दी हो जाएंगे। तो और फिर ना एक चीज कर सकते हो, पूरा PYQ ना लगा के मैं कभी ये करता था, ऑल्टरनेट लगा लिए, एक दिन ओड लगा लिए, एक दिन इवन लगा लिए, फिर अगले दिन ओड लगा लिए, अगले दिन। तो मेरी काफी रैंडम स्ट्रेटेजी थी। अगर तुम बाकी टॉपर्स से कोई आएगा तो उससे पूछोगे तो वो एक फिक्स स्ट्रेटेजी बताएगा, मैंने पूरे साल ये फॉलो किया। पर मेरा थोड़ा अलग था क्योंकि मेरा कॉलेज भी था तो उसके साथ इतना ज्यादा मैनेज नहीं हो पाता था। तो मैं रैंडम स्ट्रेटेजी बनाता था, कुछ भी किसी दिन कोई भी सब्जेक्ट उठा के उसको रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया। तो इससे ये मेरे लिए काफी फायदेमंद भी हुआ कि मैंने पेपर से पहले
पूरा सिविल इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि मेरे को दिक्कत ही नहीं हुई कोई। तो जरूरी नहीं है मेरी स्ट्रेटेजी चले तुम्हारे लिए, पर इसमें से अगर तुम कोई पॉइंट ढूंढ सकते हो कि वो काम कर जाएगा तो उसको लिख लो, उसको फिर ट्राई करो अप्लाई करने का और देख लो फिर कि काम किया तुम्हारे लिए नहीं किया। हाँ एक ये है कि बता दे, एक ये है कि जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा 6 महीने तक लगातार पढ़ लोगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि हफ्ता 10 दिन पढ़ो, उसके बाद एक दिन घूमने चले जाओ अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ घूमने बढ़िया से चले जाओ, उसके बाद आके दोबारा से पढ़ाई करो। कि जरूरी नहीं है कि रोज 10 घंटा पढ़ाई हो, पर ये नहीं है कि 3-4 दिन कोई पढ़ाई नहीं करी फिर एक दिन 14-15 घंटे पढ़ाई कर ली। एटलीस्ट मिनिमम 2-3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जितना फिर पेपर आता जाए तो बढ़ाने पड़ेगी, मतलब जितना पढ़ रहे हो तुम, तो उस टाइम 8-10 घंटे 12 घंटे तक भी जाता है। तो वो चीज है। और मतलब मेरे साथ ये था, मैंने कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ बंद नहीं किया था, मैं खूब इंस्टाग्राम रील्स सब देखता था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि मतलब वो भी मेरे से नहीं होता कि मैं बंद कर दूं, सबसे कट ऑफ होकर पढ़ाई करूं, पर मतलब जब मैं पढ़ता था तो सिर्फ मैं पढ़ाई करता था, वो चीज थी। ऐसे वो सब चीज लाइफ का पार्ट ही है, मतलब सबका अलग होता है, किसी से नहीं हो पाती पढ़ाई सोशल मीडिया यूज करते हुए, तो वो अपना बंद कर दे। किसी से हो पाती है, उसको दिख रहा है कि मेरे अच्छी रैंक आ रही है, टेस्ट में भी नंबर आ रहे हैं, तो वो अपना कंटिन्यू रखे जो कर रहा है। सर जब आपकी जो टेस्ट सीरीज में जो 30 नंबर के होते थे उसमें 2 या 3 नंबर आते थे, तो वो जो डीमोरलाइजेशन आ जाती थी आपको, तो उसको कैसे आप टैकल करते थे कि यार मैंने नेक्स्ट टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म? भाई देख, मैं पीवाईक्यू लगा रहा हूँ, मेरे से 80-90% पीवाईक्यू लग रहे हैं, ठीक है, खुद से। फिर मैं टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट में से मेरे 30 में से 2-3 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, टेस्ट की गलती है। टेस्ट ज्यादा टफ है, ठीक है, वो पेपर से ज्यादा टफ है, तो उसमें खुद तो डिमोटिवेट नहीं होना ये कि भाई इसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, उसमें मेरे भाई 100 में से 70, 75, 80 नंबर आ रहे हैं, तो फिर सही है वो। तो अगर तुम पीवाईक्यू लगा रहे हो, तुम्हारे 70 से 80% पीवाईक्यू बिना आंसर देखे लग रहे हैं, तो तुम सही ट्रैक पे हो, तुम्हारी रैंक पक्का आएगी, बस पेपर के आखिरी दिन तक लगे रहो। और टेस्ट से डिमोटिवेट नहीं होता, बस टेस्ट को इस तरह से देखो कि मेरे को 3 घंटे बैठना है फोकस के साथ। मैं ये नहीं कि 1 घंटे बाद मेरे को आलस आ रहा है, या मैं ऐसे माइंड हो जाता है ना, ब्लैंक हो जाता है माइंड कई बार, कि मैं टेस्ट क्वेश्चन सोच रहा हूँ पर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा है इसमें। तो 3 घंटे बस फोकस होके बैठने का ही मैं देखता था कि मेरे को टेस्ट उस तरह से अटेम्प्ट करना है। मेरे नंबर कितने भी आए, 30 में से कई बार नेगेटिव नंबर आए मेरे 1-2 बार, मतलब फिर तो बस उसको टेस्ट को ही गाली दे देता, मैं अपने ऊपर नहीं लेता था कि मेरी कोई गलती है, टेस्ट की गलती है जो। तो यही चीज थी, पर फिर ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रिपेयर किया था 2021 से, मैं स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना, फिर मैंने 2022 में गेट लिखा और इस साल ईएससी और गेट दोनों फाइनल लिखा, तो मतलब मेरी प्रिपरेशन 2 साल चली लगभग। हाँ, प्री के बाद, क्योंकि मैं देखता था कि सब बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और अच्छे नंबर आ रहे हैं सबके टेस्ट में, और मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा था क्योंकि और भी कमिटमेंट्स थी कॉलेज की, तो उस टाइम बहुत डिमोटिवेशन था। और पेपर से जिस दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, पेपर में सोच रहा था कि बस दे के आ जाऊंगा, सिलेक्शन तो होगा नहीं, गेट से किसी पीएसयू में चला जाऊंगा। पर फिर पेपर देखा तो पेपर था कि चलो मेरे को आता है, पर ऐसा नहीं मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने बस टेस्ट कम दिए थे, प्रिपेयर मैंने पूरा किया था। पीवाईक्यूज 3-4 बार लगाए थे, पूरे क्लास के क्वेश्चन 2-3 बार लगाए थे, और नोट्स के क्वेश्चन 2-3 बार लगाए थे, तो प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी, बस मैंने टेस्ट कम दिए थे। तो उस टाइम मेरे को डिमोटिवेशन था, पर वो ओवरकम हो जाता है जब तुम फाइनल पेपर में जाते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू।